हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का पोल का चैप्टर 4 कार्यपालिका। नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। इसमें पहले इसकी वीडियो हमने चैप्टर के थ्रू बनाई है, उसके बाद हम शॉर्ट नोट्स में आपको पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर। पहली हेडिंग है लोकतंत्र। लोकतंत्र में सरकार को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे जो सरकार है उसके काम को, उसके कार्यों को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है विधायिका, दूसरा न्यायपालिका और फिर तीसरा कार्यपालिका। ठीक। अब जैसे कोई सा भी काम होता है तो अकेला इंसान करता है। अकेला इंसान अगर वो काम करता है तो उसे क्या है, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है हर काम के लिए, फिर कन्फ्यूजन सी बनी रहती है, कोई काम टाइम पे होता नहीं। इसलिए जो लोकतंत्र में सरकार का काम क्या है, उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। तो सरकार जो कि 3 अंगों में बांट दिया। पहली होगी विधायिका, दूसरी न्यायपालिका और तीसरी कार्यपालिका, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। लोकतंत्र का मतलब तो जानते ही हो, जहाँ पे लोगों का शासन हो, जहाँ जनता अपने नेता को चुनती हो, वो लोकतंत्र कहलाता है। बात करते हैं कार्यपालिका की। सरकार के उस अंग से है, मतलब कार्यपालिका से मतलब सरकार के उस अंग से है जो कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करता है। ठीक है ना। जैसे कि जो नियम कानून होते हैं, इसका काम, कार्यपालिका का काम होता है नियम कानूनों को लागू करना। सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। विधायिका जो नियम कानून बनाने के बाद उसको पारित करते हैं, तो कार्यपालिका क्या करती है, उसको लोगों में पालन करवाने का काम उसका होता है, उसको लागू करवाती है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा मतलब क्या होता है, सिविल सेवा। ठीक है ना, जिसको सिविल सेवा को हम नौकरशाही भी कहते हैं। ठीक है, ये भी इसी में आते हैं। जैसे आपके ये IAS IPS जो हैं, ये इसी के अंदर आते हैं। ठीक है ना, सिविल सेवा में ही। राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। जो राजनीति से ही सीधी बात होती है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनती है, जो राजनेता होते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। उसमें उनका एक प्रधान होता है, बाकी उनके मंत्री होते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री, ठीक है ना, जो प्रधान होगा वो उनका हेड होता है, बाकी उनके जो हेड होता है उसको प्रधानमंत्री कहेंगे, और बाकी जो उनके अलग अलग मंत्री होते हैं। ठीक है ना, संसदीय प्रणाली में ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते हैं, यह है स्थायी नहीं। ये इनका इलेक्शन होता है 5 साल के लिए। जैसा जानते हैं ना कि 5 साल में वोट होता है। जैसा कि आपको पता है कि हर 5 साल के लिए क्या होता है, जो सरकार होती है वो चुनी जाती है। कोई सी भी सरकार होती है चुनी जाती है, जिसे लोग चुनते हैं। लोकतंत्र है तो पहले बताया कि जिसमें लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हो, लोगों द्वारा चुना गया लीडर हो, वो लोकतंत्र है। तो हमारा देश क्या है, लोकतंत्र है। तो यहाँ सरकार भी क्या है, लोगों द्वारा चुनी जाती है। हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं, वोट। ठीक ना, जो जीतता है वही चुना जाता है, फिर उसी के ही नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री सब होते हैं अगले 5 साल के लिए। फिर वो अगले 5 साल तक यही होते हैं। जैसे भारत की जो मौजूदा सरकार है, उसका दोबारा इलेक्शन अब होगा 2024 में। ठीक। तो आप देखोगे कि 2024 में इलेक्शन जब होगा तो उसमें वोट होंगे, और फिर देखेंगे कि सरकार, जो लोगों का क्या मत है, सरकार बदलती है या फिर यही सरकार कंटिन्यू चलती है। तो हर 5 साल पे क्या होता है, ये स्थायी नहीं होते हैं। ये 5 साल पे बदल भी सकते हैं, या 10 साल चल सकते हैं, या 15 साल चल सकते हैं। लोगों के ऊपर होता है, जितने जैसे इनके ऊपर वोटिंग हो। स्थायी वो होते हैं जो सिविल सर्विस वाले होते हैं। सिविल सेवा वाले जो होते हैं, ये सिविल सेवा वाले ये स्थायी होते हैं। ये इनकी 60 साल सर्विस होती है। ठीक, उसमें ये रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि ये नौकरी कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ये सरकारी नौकर होते हैं ना, नौकरी है तो वो रिटायरमेंट भी होगी। तो अपने 60 साल की उम्र
पे ये रिटायर हो जाते, तो इन्हें क्या कहा जाता है, स्थायी। ठीक, स्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। जैसे अगली हेडिंग में है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। ये सिविल सेवक हैं, जैसे IAS IPS। अब ये क्या होते हैं, DM वगैरह, DM SDM, ठीक, ये IPS में होते हैं तुम्हारे SI वगैरह, जो इसमें होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, SP, ठीक, SP वगैरह जो होते हैं ये सब इसमें आते हैं। अब जो ये डेली क्या होता है, DM का भी ऑफिस होता है और SDM भी तहसील वगैरह पे बैठता है। जो डेली की क्या होता है, चर्चा को सुनता है, डेली की रिपोर्ट लेता है, डेली कोई ना कोई खबर होती है, केस होता है, सारा चीज़ का इनका रोज़ का काम होता है, रोज़ रोज़ के प्रशासन की इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना, तो ये स्थायी कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका के कार्य, सरकार की नीतियों को लागू करना एवं विधायी निकायों द्वारा बनाए गए कानून को अमल में लाना। अब कार्यपालिका का काम क्या होता है, सरकार द्वारा जो नियम लागू किए गए हैं उनको फॉलो कराना, उनको लोगों के द्वारा मानने के लिए बाध्य करना। ठीक है ना, और कानूनों का अमल कराना भी, मतलब कि लागू हो, सही से नियम कानून चले, रोज़ की जो रोज़मर्रा के जो उनके कहते हैं ना कामकाज होते हैं उनको सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए करते हैं, जो सरकारी काम है। कार्यपालिका कानून निर्माण का प्रक्रिया में सरकार की सहायता करती है। ठीक है ना, कार्यपालिका जो है कि सरकार की जो कानून निर्माण की जब बात आती है तो उसमें ये मदद करती है। कार्यपालिका राज्यों के साथ संबंधों का संचालन करती है। जो कार्यपालिका होती है हर राज्यों के साथ मिलजुल के तालमेल मिला के कार्य करने में संचालन करती है। विभिन्न प्रकार के संधियों व समझौतों का निष्पादन करना, जैसे कोई समझौता हो गया, कोई संधि हो गई, तो उसका भी ये निपटारा करते हैं। सभी देशों में राज्य का अध्यक्ष देश की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। किसी भी देश का, अगर सभी देश में कहते हैं कि जो राज्य का अध्यक्ष, राज्यों का अध्यक्ष होता है, देश की सशस्त्र सेना का कमांडर होता है। ठीक है ना, परंतु वह किसी युद्ध में भाग नहीं लेता। यहाँ तक तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन यहाँ ये लास्ट में नहीं समझ पा रहे, तो यहाँ तक तो समझ ही सकते हो कि जो सशस्त्र सेना होती है उसका सर्वोच्च कमांडर होता है, मतलब हेड होता है। ठीक है ना, लेकिन वो किसी युद्ध में भाग नहीं लेता है। वो कौन है, राष्ट्रपति। ठीक, प्रेजेंट टाइम में हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना, जो देश का राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेना का क्या होता है, हेड होता है। वो उसका तीनों सेना को वो गाइडलाइन देता है। किसी भी चीज़ के लिए आपातकाल अगर कोई पड़ जाए तो तीनों सेना को वो गाइड कर सकता है किसी चीज़ के लिए भी। फिर जो सरकार का शासन होता है वो हट जाता है, डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन। सुना होगा आपने, जब लॉकडाउन वगैरह में राष्ट्रपति शासन लग गया था और किसी की नहीं चलती थी उस टाइम में। जगह जगह ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने के लिए, कहीं जहाँ लोग नहीं मानते थे वहाँ राष्ट्रपति शासन लगता था, जहाँ ही होगा वहीं पीटना शुरू कर देते थे। ठीक, आगे कार्यपालिका के प्रकार। अब यहाँ देखेंगे हम कार्यपालिका जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। कार्यपालिका के प्रकार, वास्तविक कार्यपालिका ब्रिटेन और भारत में है। जो वास्तविक कार्यपालिका है वो कहाँ कहाँ है, किस किस देश में, एक ब्रिटेन में है और भारत में है। नाम मात्र की कार्यपालिका, भारत का SP व ब्रिटेन का सम्राट। भारत का जो PS है वो और ब्रिटेन का सम्राट है। यही भारत का राष्ट्रपति। ठीक, एकल कार्यपालिका, US का PS का एकल कार्यपालिका है। बहु कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में है। बहुल कार्यपालिका, पैतृक कार्यपालिका ग्रेट ब्रिटेन। वंश परंपरा के आधार पर वंशानुगत होता है, वंशानुगत, जैसे बाप दादा जो अब उसमें रानी बन की गई, उसकी बहू, ऐसे सारी महारानी बनती जाएंगी। निर्वाचित कार्यपालिका भारत व US में है। संसदनात्मक है। संसदात्मक कार्यपालिका ब्रिटेन व जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा में है।
अध्यक्षात्मक कार्यपालिका यूएस ब्राज़ील लैटिन अमेरिका में है। अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका भारत, फ्रांस, रूस और श्रीलंका में है। जैसे इसमें राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ऐसे करके अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहलाती है ये। अब बात करते हैं हम अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की। ठीक, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। अब जैसे अध्यक्षात्मक मतलब वही हेड है, दूसरा कोई है ही नहीं। चाहे देश में काम करना हो, चाहे कहीं पे भी हो, कोई भी सारी पावर उसी के पास होती है। ठीक, तो दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। अमेरिका, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका के कई देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है ना। अमेरिका के देखा ही कहीं पे भी जाता है तो सिर्फ राष्ट्रपति वहाँ का पावरफुल होता है। हर काम में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति पावरफुल होता है। कुछ भी करना होता है तो राष्ट्रपति ही आगे होता है। वहाँ का कोई है ही नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति है। लेकिन भारत में जहाँ बात आएगी, राष्ट्रपति कुछ काम के लिए बस नाम मात्र का ही क्या है, अध्यक्ष है। अगर देखा जाए, राजा जो है सिर्फ बैठा रहता है, सारा काम प्रधानमंत्री करता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। अमेरिका में जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और सारी शक्तियाँ जैसे बताया कि राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये हो गई अध्यक्षात्मक व्यवस्था, जिसमें राष्ट्रपति के पास ही सारी पावर होती है। ठीक है, बात करते हैं संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, जैसे भारत में है। इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। एक कहते हैं ना, एक शॉकिंग बात, अगर संविधान में देखोगे तो प्रधानमंत्री जैसा कोई पद है ही नहीं। प्रधानमंत्री के नाम का कोई पद है ही नहीं, लेकिन कहते हो कि इतनी पावर है प्रधानमंत्री के पास। बस उसमें इतना लिखा है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति होगा, जो राजा होगा, उसको सलाह देने वाला, उसको जो है सलाह देने के लिए एक व्यक्ति होगा। ठीक है ना, जो प्रधान होगा, हेड होगा। ठीक है ना, और मंत्री होगा। वहीं से बस सलाह देना क्या हो गया कि ये अब पूरी पावर ही किसके पास आ गई, प्रधानमंत्री के पास। और यही हो गया, मंत्रियों का जो हेड होता है वही सलाहकार हो गया राष्ट्रपति को। जो बोलेगा राष्ट्रपति को वो करना पड़ता है। खैर, राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि वो चाहे तो ना करे, बट जब एक दूसरे के ही उस पर जुड़े हैं तो सब करते हैं। ठीक है ना, तो यही प्रधान है, प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन संविधान में कहीं प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं है, बस ऐसा कहा गया कि एक सलाहकार होगा। बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान। वहाँ जो अब यहाँ देखो, प्रधान जो नाम दिया गया, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, और जो वहाँ चांसलर है वही प्रधानमंत्री, वहाँ का चांसलर। कहीं प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है और कहीं प्रधानमंत्री ही कहा जाता है। जो ये चांसलर है इसको प्रधानमंत्री भी कहते हैं। ठीक है, वो सरकार का प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। बात इटली में है। इटली में जो संसदीय व्यवस्था है, इटली में भी तुम्हें याद क्या करना है, ये जो देश हैं कहाँ पे, मतलब ये संसदीय व्यवस्था है। वहाँ पे राष्ट्रपति देश का है और प्रधानमंत्री सरकार का है। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। प्रधानमंत्री ऑलरेडी जो सरकार का ही प्रधान होगा, कहीं कहीं है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। अब यहाँ जो कनाडा है ये याद करने की चीज़ है कि यहाँ पे अलग सिस्टम है इसका। संसदीय जो है, संसद जो है वो लोकतांत्रिक है और संवैधानिक राजतंत्र है। जो संविधान जो राजतंत्र वाला चलता है, लेकिन पब्लिक का क्या है, लोकतंत्र है, जिसमें महारानी राज्य की प्रधान है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जो प्रधानमंत्री जो है, अब ये एक राज्य हो गया, ठीक है ना, तो महारानी तो इसकी हेड हो गई पूरे राज्य की, लेकिन जो इसमें गवर्नमेंट बनी है ये प्रधानमंत्री हेड है इसका। बात आई समझ में या नहीं?
ठीक। तो ये सरकार का होगा, बाकी वो पूरा मतलब वही बात हो गई कि राजा रानी वो हो गई और ये सरकार का प्रधान। ठीक। तो ये व्यवस्था कहाँ है? कनाडा में। उसके बाद आता है अर्ध अध्यक्षात्मक। अब तक तो पूरा अध्यक्षात्मक थी, फिर संसदीय व्यवस्था पढ़ी हमने, फिर अब हम पढ़ रहे हैं अर्ध अध्यक्षात्मक, आधी आधी। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। मतलब जब बात ये देश हो गया, ये 50-50 बात हो गई, यहाँ पे दोनों की 50-50 पावर आ गई। ठीक। लेकिन इनमें से राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। फ्रांस, रूस, श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है। कह रहा है लेकिन यहाँ जो दैनिक रोज की जो कार्यों की जो शक्तियाँ हैं वो किसको संपादन के महत्वपूर्ण की शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है, दोनों होते हैं लेकिन यहाँ ज़्यादातर राष्ट्रपति का काम होता है। और ये कहाँ है? फ्रांस, रूस, श्रीलंका में। रूस में एक अर्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। अब यहाँ राष्ट्रपति जो है रूस में, राष्ट्रपति जो देश का हेड है, अब उसी के द्वारा क्या है? प्रधानमंत्री चुना गया है जो सरकार का हेड होगा। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जो रूस का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति जो है वो अभी तक चला आ रहा है, और लेकिन भारत के तब से कितने राष्ट्रपति बदले जा चुके हैं, कई चेहरे बदल गए हैं, लेकिन अभी वहाँ का राष्ट्रपति वही है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है फ्रांस में, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। अब उन्हें सेलेक्ट तो कर देगा लेकिन उन्हें हटा नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। ठीक, संसद के प्रति वो जवाब देंगे हैं। जो वहाँ पर लोग, जो मंत्री लोग होते हैं, वो अगर उन्हें चाहते हैं, जैसे कभी कभी होता है कि जैसे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, किसी के लिए शादी के लिए देखा रिश्ता, अब वो करा तो दी उसकी शादी अगले की बेचारे की, लेकिन अब अगर ये कहें कि इसे छोड़ दें तो शादी कराने के बाद वो क्या कहेगा? नहीं, नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भले छोड़ देंगे, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ेगा। ठीक, ठीक ऐसे ही है कि ये पद से इन्हें सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अब क्या ही है, उसके प्रति वो जवाबदेही है, तो इसलिए वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये कुछ भी नहीं करके इन्हें हटा नहीं सकता। अब ये कुछ भी कर लें तो माँ बाप कुछ भी कर ले, लेकिन वो क्या कर सकता है? हटा नहीं सकते, इनको हटा नहीं सकते। ठीक है ना ये लोग। तो ठीक वैसे ये हैं, राष्ट्रपति इन्हें चुन सकता है लेकिन निकासित नहीं कर सकता। संसदीय प्रणाली अभी हमने पढ़ी थी व्यवस्था, अब पढ़ेंगे हम संसदीय प्रणाली। इसमें क्या होता है? प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी वास्तविक कार्यपालिका की रचना करते हैं। अब इनके जो सहयोगी मंत्री होते हैं वो कार्यपालिका की रचना करते हैं। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण विधानमंडल के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। लिखा तो है कि होते हैं, लेकिन जवाब कोई देता नहीं। अभी पब्लिक क्या, अभी वहाँ मणिपुर वाला कांड हुआ है, लेकिन उसके प्रति किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई मुँह ही नहीं खोल के राजी हो रहा है। बहुत से अभी केस हुए हैं, जैसे धरना प्रदर्शन में लोग बैठ गए तो मंत्री लोग कोई जवाब ही नहीं देते, प्रधानमंत्री तक उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहे। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, लेकिन जवाबदेही का कोई मतलब होता ही नहीं, बस ये कहने के लिए कि जवाबदेही है। निचला सदन लोकसभा को कभी भी राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। जो लोकसभा का सदन होता, लोकसभा होती है, वो क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा कभी भी भंग की जा सकती है। मंत्रिमंडल को किसी भी समय सदन के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। कहते हैं कि मंत्रिमंडल को किसी भी समय सदन के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे कि अब मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, और उसमें से अगर कुछ मंत्री या कुछ मंत्री लोग हैं, कहते कि हमें क्या है, तुम पे भरोसा नहीं है, हमें तुम्हारे पर विश्वास नहीं, हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो सरकार भंग हो जाएगी। जैसे अब समर्थन वापस ले लें, वो किसी और सरकार में दल बदल के चले जाए, ठीक, और कोई काम ऐसा करे जिसपे वो कह दे कि नहीं, हमें भाई अपने राज्य में समस्या खड़ी हो रही है, हम अपने राज्य में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लोग हमसे, जनता हमसे पूछ रही है,
तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके वो क्या कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में सरकार भंग कर सकते हैं। ठीक, अध्यक्षीय प्रणाली राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते, कह रहे जो मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। जो मंत्रिमंडल होता है वो किसके, विधानमंडल के, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राष्ट्रपति किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति जो है कि किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता है। विधानमंडल को मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। जो विधानमंडल को है, जो विधानमंडल जो है मंत्रिमंडल में कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता, ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं पारित कर सकता है। ठीक है ना। भारत में संसदीय कार्यपालिका, बात करते हैं भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है उसके बारे में। हमारे संविधान निर्माता यह चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में ही संभव था। ठीक है ना। कह रहे कि जो वो चाहते थे कि जो हमारी सरकार हो ऐसी हो कि जनता की अपेक्षा के प्रति संवेदनशील हो, यानी कि जनता के प्रति रूढ़िवादी हो, जनता के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट हो, उत्तरदायी हो। केवल संसदीय कार्यपालिका में ही ऐसा संभव था। भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। अब यहाँ जो राज्य वाली बात है, राज्य के स्तर पर जो है ये लोग हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद मिलकर बनाते हैं। ठीक है ना। और नेशनल जो स्टेट लेवल के अलावा जो सेंट्रल लेवल में होता है तो वो सब मुख्यमंत्री, उनके सारे प्रधानमंत्री मिलके बनाते हैं, सरकार चलाते हैं। औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, औपचारिक रूप से, परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। क्या औपचारिक रूप से संघ की जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है, परंतु जो ये काम करता है ये किसके, वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करता है। वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है जो राष्ट्रपति होता है। ठीक, तो डायरेक्ट कभी भी राष्ट्रपति को नहीं देखा कोई काम करते हुए, मंत्री उनके जरिए काम कराता है कि ये होना चाहिए, ऐसे होगा, वो सारा, जैसे राजा बैठा है उसके जो मंत्री होते हैं सारा चीज़ आते हैं, बताते हैं ये ऐसे व्यवस्था चलेगी, ऐसे बोले, वो सबको अलग अपना काम बताता है और वो अपना काम कर रहे होते हैं। बात आती है भारतीय संसदीय प्रणाली के अपनाने के कारण। भारत में जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है इसके क्या कारण है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने के क्या कारण है। तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है। जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है वो अध्यक्ष हो जाता है, वो सारा पावर उसी के पास होती है। इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है, जैसे किसी की चापलूसी, अगर एक ही इंसान को सारी पावर दे दी गई तो सबसे ज़्यादा सब उसी के पीछे चापलूसी करेंगे, उसी की सिफारिश करेंगे, तो व्यक्ति पूजा वाली बात हो जाएगी। जैसे राजा महाराजाओं के पीछे सब ज़्यादा वो करते थे। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगे। मतलब कार्यपालिका तो शक्तिशाली हो लेकिन उसमें किसी व्यक्ति की पूजा का कोई ना हो, किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना रहे। ठीक है ना, ताकि लोग उसी के पीछे पागल हो जाएं, ऐसा ना हो। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जो संसदीय व्यवस्था होता है उसमें कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी होती है। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ये जनता के प्रति उत्तरदायी है और नियंत्रित भी होती है। जो इसमें जो संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका है वो विधायिका और जनता के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका का तो मतलब पता है, जो सरकारी नौकर होते हैं, जो उसमें सिविल सेवा वाले आते हैं, इसमें आते ही हैं। अब वो जो सिविल सेवा वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। डीएम हो, एसडीएम हो, कलेक्टर हो
या फिर एसपी हो, कोई सा भी हो, वो जवाब मांगती है जनता उनसे। नहीं तो कभी कभी देखा है कि झगड़े लड़ाई में पीट भी देती हैं। जनता जब ज़्यादा पागल हो जाती है तो फिर किसी को नहीं सुनती। ठीक, तो ये इसके प्रति जवाबदेही है। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तर पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। अब मतलब देश के लेवल पे भी और राज्य के लेवल पे भी ये क्या है, दोनों में ये संसदीय कार्यपालिका अपनाई गई है। मतलब देश के अंदर भी है और राज्यों के भी अंदर है। ठीक है ना। अब जैसे देश का हेड क्या होता है, राष्ट्रपति के बाद सीधे प्रधानमंत्री है, लेकिन जो राज्यों में है वो मुख्यमंत्री है। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भारत के जो राष्ट्रपति हैं या जो भी है, राष्ट्रपति हर जगह के तो लगभग होते हैं, लेकिन और देश के क्या कंटिन्यू चल रहे होते हैं। भारत के अक्सर राष्ट्रपति जो है 5 साल के बाद चेंज हुआ करते हैं। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, वह भी अप्रत्यक्ष तरीके से। कह रहे 5 साल के लिए चुना तो जाता है लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता इसका, अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। निर्वाचित सांसद जो उनके जो एमएलए वगैरह होते हैं सांसद, ठीक, और विधायक करते हैं। इसका निर्वाचन का काम, ये जो वोटिंग का काम, ये एमएलए और विधायक करते हैं। यहाँ यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। ठीक है ना। एकल मत मतलब एक मत करके सब इस पे वोट डालते हैं, तब जाके इनका इलेक्शन होता है। इसीलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है इसे, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। संसद राष्ट्रपति को महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। जो संसद है वो राष्ट्रपति को हटा सकती है, महाभियोग उसके द्वारा घोषित कर देंगी उसके प्रति, और वो क्या होगा, हटा दिया जाएगा। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति कभी संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो महाभियोग के जरिए उसको हम हटा सकते हैं, उसको भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। एक औपचारिक प्रधान, ठीक है, ये तो अब तक हमने पढ़ाई कई बार देख लिया कि राष्ट्रपति जो है कि सिर्फ नाम का प्रधान होता है, मतलब हेड होता है राजा। राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानून बनाना, कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मतलब कहते हैं कि जैसे तुम्हें गाड़ी तो दे दी कि हाँ तुम्हारे लिए गाड़ी है, ये गाड़ी है, गाड़ी की चाबी नहीं तुम्हें दी गई। ठीक, कह रहे नहीं, जब हम बोलेंगे तब तुम गाड़ी लेके चलोगे। तो वही हाल है कि मतलब तुम्हें जो कहते हैं ना, कार तो दे दी, ठीक, कार तुम्हें दे दी, लेकिन चलाने के लिए जो उसकी चाबी है वो तुम्हें दी नहीं गई। ठीक है ना, चाबी तुम्हें नहीं दी जा रही। अब वो तब दी जाएगी जब हम चाहेंगे। तो इससे भाई तुम नाम मात्र के ही कार के मालिक हुए, सारी तो जिम्मेदारी मतलब जो भी है ऑर्डर हमारा ही चल रहा है। उसके बाद जैसे कि कार्यकारी शक्तियाँ, बहुत सी कार्यकारी और विधायी, कानून बनाने की भी शक्तियाँ होती है। कानूनी और आपात शक्तियाँ, आपातकाल जो लगता है उसकी भी पावर राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक, लेकिन वो सबकी सलाह पर ही काम करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्र और कार्यकाल, ठीक है ना, कह रहे कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, उसका काम का समय कितना होता है, कार्यकाल। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, जो उम्र है वो 35 साल होनी चाहिए। एवं एक चुने हुए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कोई भी पूर्व राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है। कह रहे कि जो पहले राष्ट्रपति हो चुका है, अगर अगले 5 साल के बाद दोबारा वो चाहे तो वो चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं एक बार जो राष्ट्रपति बन गया दोबारा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के इतिहास में पहले भी ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने 15-15 साल राष्ट्रपति के पद पे कार्य किया है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो क्या काम हो रहा है, क्या नहीं, कोई सा भी मुद्दा है सबके प्रति वो चाहता है कि मतलब कि जो काम हो, कार्यवाही हो मंत्रिपरिषद की, वो हमें रिपोर्ट दी जाए। सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, जैसे कोई उसे
एग्रीमेंट है, कोई सा भी चुनाव जैसे कहा गया कि कोई विधायक पास किया जाए, कोई कानून बना रहा, तो उसको राष्ट्रपति चाहे तो वापस कर सकता है, नहीं इस पर तुम जाओ और तालमेल करो, फिर उसको बाद समझो, फिर से मुझे वापस से देना, अभी इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है। वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद पावर पारित विधायक को स्वीकृति देने में विलम्ब। ठीक है ना। अब ये जो वीटो एक पावर है, ठीक है, जैसे घरों में देखा होगा आपने, ठीक है, ये घरों में क्या होता है कि आपके हेड ऑफ फैमिली जो होते हैं, दादी दादा मान लो, ठीक है, जो दादा हैं, जो आपके पिताजी कुछ कहते हैं और अगर दादा ने बोल दिया नहीं तो वहीं क्या होगा, ख़त्म। ठीक। बहुत से फैमिली मेंबर हैं, लेकिन अगर दादा ने कह दिया नहीं ये नहीं होना है तो ये नहीं होगा, मतलब उन्होंने एक ही बार कह दिया वीटो, तो ये उनकी वीटो पावर है। सब 10 बार कह रहे हैं आज ये होगा, सबने प्रोग्राम कह लिया, लेकिन दादा आए एक ही बार बोल दिए क्या बात चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए, और वहीं बात क्या हो गई, ख़त्म। दैट्स अ वीटो पावर। ठीक है ना। तो मतलब राष्ट्रपति जो है कि वो अपनी एक ही बार पावर इस्तेमाल करे और उसको खारिज कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं सकता। चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय करें कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अब मतलब सभी मंत्री हो गए, ये खैर आजकल तो क्या होती है, रिपोर्ट जो पहले से ही तैयार होती है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, चेहरा उसका सामने आ जाता है, अगला प्रधानमंत्री ये, अगला प्रधानमंत्री वो, ऐसे करके उसके फेस वैल्यू बढ़ाते हैं और उसी के नाम पे इलेक्शन करवा दिया जाता है। जैसे मोदी के समय में हुआ था, जब मोदी के इलेक्शन हुए थे, तो जिस टाइम ये इलेक्शन होने वाले थे तो मोदी का ही नाम हर जगह छप गया था कि मोदी मोदी मोदी, अगली बार मोदी, इस बार मोदी, ऐसे कर करके प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा कर करके इन्होंने प्रचार किया और फेस वैल्यू दिखा दिया और सबने मोदी के नाम पे वोट डाल दिया कि चलो ठीक है, काफ़ी अच्छा रहेगा, नया कोई प्रधानमंत्री, नया चेहरा आएगा, भाजपा की सरकार फिर से लौट के आएगी, फिर काम करेगी। तो जैसा काम करती है आप लोग को पता ही है। ठीक है ना। तो ये अब अगर इसमें भाजपा की सरकार सब मतलब कोई से XYZ, ठीक है ना, किसी को भी कर लो, हम किसी गवर्नमेंट को या किसी सरकार को ही नहीं टारगेट करके बात करें, ठीक है ना, हम ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहे हैं। तो हम किसी XYZ सरकार को ले लेते हैं। अब उसके जीतने के बाद जो उसके कई प्रधानमंत्री हैं, कई मंत्री हैं जो आपस में कहते हैं नहीं हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़े हैं, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री। अब भाई प्रधानमंत्री कौन, मैं करे जा रहे हैं, मैं करे जा रहे हैं बकरी की तरह। तो यहाँ पे जो हमारे जो राजा हैं, किंग, ठीक, किंग क्राउन वाले, ये आए, इनकी एंट्री होती है और इन्होंने देखा हाँ सारे लड़ रहे हैं, ये वो, देखते देखते क्वालिटी देखते इन्होंने एक को सेलेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, यू बिकम द प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर। ठीक। अब भैया अब सब चुपचाप शांत हो गए, ये लोग तो सीधा बैठ गए, इन्होंने भी सपोर्ट कर दिया, ठीक है अब आपने कह दिया तो हम मान लेते हैं। ठीक है। तो ये इनकी पावर है कि अगर कभी कोई ऐसी बहसबाजी हो तो ये बीच में आके उसको कह सकते हैं। अगला आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब बात तो इन्होंने छांट ली, लेकिन अब बहुत लोग खफा हो गए, तो राष्ट्रपति को भी हटाने का जरिया दे रखा है संविधान में कि अगर राष्ट्रपति ऐसा करता है तो या कुछ भी संविधान के खिलाफ बात करता है, ओनली बस कंडीशन यही होनी चाहिए कि राष्ट्रपति जो संविधान के खिलाफ होगा तो उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, महाभियोग लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं महाभियोग क्या है, कैसे कार्य करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। ठीक। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। ऐसा तब किया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का किसी भी कंडीशन में, इफ एनी कंडीशन अगर कोई सी भी होती है, इनको लगता है कि अगर उल्लंघन कर रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो राष्ट्रपति को क्या करेंगे, हटा देंगे। राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी पेश कर सकते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव को सदन में 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है। इसको क्या है कि मेजॉरिटी ज़्यादा चाहिए होती है, कितनी,
2/3, ठीक, 2/3 से अधिक। यदि इस प्रस्ताव को सदन में 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त हो जाता है तो इसके विरुद्ध लगाए गए आरोप की दूसरे सदन के द्वारा जांच की जाती है। अब मान लो अगर कि इन्होंने 2/3 बहुमत सिद्ध कर लिया, अब जो भाई साहब हैं दूसरे सदन वाले, ठीक, अब चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, जो बच गया वही इसमें अगर पेश किया गया, ये इन्होंने बहुमत घोषित कर दिया, तब इनका काम आता है कि इसको राष्ट्रपति के ऊपर जो विरोध लगाए गए हैं उसको इंक्वायरी करें और इनकी जांच करें, सारा चीज़ चेक करें कि 2/3 है कि नहीं है। चेक कर लिया, अगर इतना पाया गया तब कहते हैं कि यदि दूसरे सदन में उन आरोपों को 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। अब वो बताएगा कि हाँ ये बात तो सही है कि हो गया भाई, उसमें बहुमत हो गया, यहाँ जो हमने कहा था कि 2/3 ये पूरा करेक्ट है, अब तो भाई आपको हटना पड़ेगा, ठीक। तो ये अब इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ये रिज़ाइन करेंगे, ठीक है ना। अब इन्होंने ये प्रूव कर दिया, ये मीडिएटर हो गए, हर एक चीज़ का एक फैसला करने वाले हो गए। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक ऐसी नौबत हमारे देश में कभी नहीं आई है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है भारत में। आज तक कितने राष्ट्रपति हो गए, लेकिन आज तक भारत में महाभियोग कभी नहीं लगाया गया है, और ना ही भारत में आज तक कभी आर्थिक महामंदी या आर्थिक मंदी आपातकाल नहीं लगा है। इतना याद रखना कि भारत में आज तक आर्थिक आपातकाल नहीं लगा है, ठीक। आर्थिक मंदी या जैसे पैसे की कमी, भुखमरी, या जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, आप सुन ही रहे होगे, कभी कभी न्यूज़ में सुना होगा, अगर देखा होगा कि उनके पास पैसे नहीं थे, एकदम मतलब कंगाल हो चुके थे। पाकिस्तान आजकल यहाँ वहाँ से पैसे मांग रहा है, तो ऐसी स्थिति भारत की नहीं आई थी, लेकिन उस टाइम भारत के पास मात्र शायद 15 या 20 दिन का खर्चा या 1-1.5 महीने का पैसा रहा होगा। बट उसमें हमारे एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे, बाबा साहेब, उनके बाद ये दूसरे पर्सन हैं जिन्होंने कि विदेश से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की है, PhD आई थिंक कर रखी है, ठीक। तो इनका नाम है डॉक्टर मनमोहन, ठीक, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके। तो इन्होंने उस टाइम इसको संभाल लिया, मैनेजमेंट इनका अच्छा था कि आर्थिक स्थिति से भारत को इन्होंने उभार दिया था, ठीक है। तो इनकी देन थी, जिसके वजह से हम बच गए, नहीं तो भारत में भी गिनती हो जाती कि एक बार आर्थिक मंदी लगी थी तो बच गए, ठीक है ना। आते हैं आगे चैप्टर पे, ये आर्थिक स्थिति बाद में हम पढ़ेंगे किसी चैप्टर में। आखिर राष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्या है? अब बात करते हैं, जब नाम मात्र का ही राष्ट्रपति है तो रखने की क्या ज़रूरत है, हटा दो। फालतू में 2 से 3 या 4-5 लाख रुपए उन्हें तनख्वाह दी जाती है, हाँ, हटा दी जाए उन्हें, वो भी बचेगा। तो क्या यहाँ इसमें हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों उन्हें रखा गया है। संसदीय व्यवस्था में समर्थन ना रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। कह रहे हैं कि आपस में अगर जैसे ये तुम्हारे दादा हैं, ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, ठीक, फादर मदर और ये ग्रैंडफादर, ठीक है ना, कहते हैं ये तो कमाते हैं ना, कुछ करना है, इनका खर्चा हमें देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपस में इन दोनों की ना पटे, सपोर्ट ना हो, तो फैमिली तो बेकार हो जाएगी। ये क्या करेंगे, उसके बाद पावर में कौन आ जाता है, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में जो क्या होगा, ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके, ठीक। अब यही बात है, ऐसे सिचुएशन में ये तो आपस में लड़ गए, न खाना बना रहे, न कुछ कर रहे, न कमाने जा रहे, न कुछ कर रहे, हम नहीं करेंगे, जाओ मरो। तब जो ये तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं, ये
बच्चों की परिस्थितियों पे तुरंत अपनी पावर दिखा देते हैं और इनको वो अपना संरक्षण देते हैं और उनके ऊपर पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़, और इनको भी जो आपस में लड़ रहे थे इनको भी फिर डायरेक्शन कहते ठीक है निकलो, तुम्हें तो नहीं कुछ, तो इनको तो पालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इनको गाइडलाइन करते हैं और वहाँ पे इनको डांट के भगा देते हैं और उसके बाद तुरंत कहते हैं कि ये हमारा शासन है। अब मम्मी पापा लड़े चाहे जो करे, ठीक है ना, तो जो पोती पोता होते हैं उन पर ग्रैंड जो पेरेंट होते हैं वो अपना पावर दिखा देते हैं कि अभी हम, जैसे कहते हैं ना टाइगर अभी जिंदा है, तो तुम्हारे बाप का बाप अभी जिंदा है, टेंशन मत लो। तो राष्ट्रपति भी वही चीज़ है कि मंत्री लोग अगर चले गए कोई बात नहीं, हम हैं, हम जो तुम्हें संभालेंगे, देश को हम संभालेंगे। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अब अगर राष्ट्रपति भी टपक जाए कभी ऐसी है, तो एक और इंसान है, एक और व्यक्ति है जो, जैसे तुम्हारी ग्रैंड मदर है ना साथ में, ठीक, ग्रैंड दादा अगर चले गए तो फिर माँ बाप कहेंगे घर में अब बताना तुम्हें, हम बताएंगे। तो उसमें जो ग्रैंड मदर है वो कहती है ओ अभी हम भी हैं इधर, ठीक, तो कहेंगी तेरा ध्यान किधर है, हम हैं इधर। तो बच्चों का देखभाल करने के लिए दादाजी नहीं है तो ये देख सकती। तो वही कंडीशन यहाँ पे आती है उपराष्ट्रपति की, ये सभी कार्य करते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं है मौके पे, कहीं जा रहा है, तो उपराष्ट्रपति इनका पूरी पावर यूज़ करता है। तब राष्ट्रपति उप नहीं रह जाता, फिर राष्ट्रपति हो जाता, पूरी पावर उसके पास आ जाती है, फिर वो काम करने लगता है। लेकिन जितने दिन राष्ट्रपति के पद पे उपराष्ट्रपति काम करेगा, तब इसे एक ये ऐसे हैं कि इनको सैलरी भी नहीं मिलती इस पद की, उपराष्ट्रपति के पद की सैलरी इनको नहीं मिलती है, ठीक है ना, बिना सैलरी के ये रहते हैं। लेकिन जब ये राष्ट्रपति का पद पाते हैं तो तब इन्हें सैलरी मिलती है। कौन से पद की? राष्ट्रपति पद की सैलरी, ठीक। अब सोचने वाली बात है, फिर इन्हें जो 5 साल रहते होंगे तो फिर इन्हें सैलरी कहाँ से मिलती है? ये जो लोकसभा होती है, वहाँ का जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वो उसकी सैलरी, लोकसभा अध्यक्ष की सैलरी नहीं मिल रही होती है। बात आई समझ में? उपराष्ट्रपति की नहीं मिलती इन्हें। इनके पास 2 काम होता है, क्योंकि राष्ट्रपति तो जब तक पावर में है ही, इनका कोई काम ही नहीं है। और ये तब वहाँ पे जाके क्या करते हैं, वो अध्यक्ष का काम करते हैं और इन्हें सैलरी वहाँ से मिल रही होती है। और जो भी प्रेजेंट में है भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, उनका नाम है, बड़े आदर से सब इन सब पदों वालों का नाम लिया जाता है, श्री जगदीप, जग के दीप हैं, ठीक, धनखड़ है, धनखड़ है, जो भी होगा, धनखड़, ठीक है ना, धनखड़, ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो तो जानते ही हो, द्रौपदी मुर्मू, ठीक। तो ये राष्ट्रपति हैं, ये उपराष्ट्रपति हैं। अगर हम बात कर लें थोड़ी सी तो इनकी सैलरी की, तो प्रेजेंट टाइम में इनकी सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक। और ये भी टैक्स फ्री है, इनकी सैलरी पे टैक्स नहीं लगता। अगर हम लोगों की सैलरी इतनी होती, गवर्नमेंट जॉब हो चाहे कुछ भी, तुरंत उस पर टैक्स पेड करना, 3 लाख जाते जाते टैक्स पेड करना शुरू कर देते हैं। बैंक वाले जीना हराम कर देते हैं, टैक्स के पीछे तुरंत काट लेंगे पैसा है, ठीक है ना। लेकिन इनका टैक्स फ्री है। उसके बाद आते हैं जो उपराष्ट्रपति, तो तुम्हें पता ही है कि सैलरी उनको मिलती नहीं है, कोई सैलरी नहीं होती है उपराष्ट्रपति पद के लिए। बट जो प्रेजेंट टाइम में जो काम कर रहे होते हैं उसकी सैलरी क्या इन्हें मिलती है। और रही बात इनकी सैलरी, तो जो लगभग इनकी सैलरी जो इन्हें मिलती है सभापति के रूप में, तो ये लगभग 50,000, एक सेकेंड, पर मंथ 50,000 इन्हें सैलरी महीने की मिलती है, ठीक है ना। और भी भत्ते हैं इनके, वो सब इन्हें मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक। तो चलते हैं आगे चैप्टर पे। यहाँ तक तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, ठीक। कोई सी भी चीज़ अगर नहीं समझ में आती है आपको तो प्लीज़ कमेंट में कर दीजिए कि सर हमें, कमेंट में आप उस चीज़ को बताइए कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, या कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है, तो उसको आप अच्छे से कह सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट में आप कर सकते हैं, हम कमेंट में जो भी आपका क्वेश्चन होगा हम उसे आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक।
ठीक है ना। भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है ना। अब जो राष्ट्रपति को जो चुना जाता है, ठीक, वो तो ठीक है, लेकिन जो ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। इसी की उसे सैलरी मिलती है मंथली 50,000। और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाया जाने या अन्य किसी कारक से पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। अब यहाँ देखो, तुम्हें समझने की बात है कि जब तक जो ये महाशय हैं, जो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, ठीक, तो जगदीप धनखड़ जी जो हैं, अभी तो ये सभापति के रूप में काम करेंगे, ठीक। इनकेस जो हमारे राष्ट्रपति हैं या उनकी मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दें कि अब हमें नहीं रहना, रिज़ाइन दे दिया और महाभियोग लगा दिया, मतलब उनकी जो चेयर है, ठीक, ये अगर खाली रहती है, ठीक है ना, जो इनकी कुर्सी है ये अगर खाली रहती है तो ये उस कुर्सी पे विराजमान हो जाएंगे। समझ में आ रही बात, ठीक। अब ये वो उस कुर्सी पे बैठ गए तो कौन से राष्ट्रपति कहलाएंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। जब तक नया कोई राष्ट्रपति नहीं बनता तब तक के लिए, अब वो चाहे 3 साल हो, 4 साल हो, जब तक के लिए हो, ठीक है ना। और इतना लंबा तो होता नहीं, खैर बना देते हैं राष्ट्रपति, दूसरा तुरंत इलेक्शन हो जाता है। बट अगर नहीं होता भी ऐसी कंडीशन में, जैसे कि अभी 2 साल चल चुका है, 3 साल बाकी है, तो 3 साल के लिए छोड़ दिया, तो ये जो सभापति थे, पदेन अधिकारी सभापति जगदीप धनखड़ जी जो है मौके पे, अब इनको क्या करेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बना देंगे, ठीक है। अब जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं, इस समय होता क्या है, जो राष्ट्रपति की सैलरी थी 5 लाख, वो इनकी सैलरी हो जाएगी, ठीक। तब इन्हें राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी। समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये उनका काम करेंगे तो उनकी सैलरी इन्हें मिलती है। उपराष्ट्रपति को पद से, उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। अब भाई राष्ट्रपति को तो हटाने की थी, इनको भी हटाने की प्रक्रिया, मतलब किसी को ये नहीं कहा गया कि सबके अंदर डर है कि अभी ज़रा सा भी कुछ होगा तो हमें भी हटा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ किसी को कि नहीं बस हम जो रघुकुल रीत सदा चली आई वाली बात होगी कि मतलब जो राजा बन गया वो चल रहा है, दूसरा राजा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर तुम काम सही नहीं कर रहे तो तुम्हें भी बर्खास्त किया जा सकता है। तो इनको देखते हैं कैसे हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अब ये राज्यसभा ही प्रस्ताव जारी कर देगी और इन्हें, क्योंकि वहीं का ये क्या है, पदेन अधिकारी हैं, बशर्ते कि लोकसभा भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर दे। भाई जी ये जो राज्यसभा है ना, ये प्रस्ताव जारी तो करेगी, लेकिन ये लोकसभा भी इसको एग्री हो तब। अब ये एग्री नहीं होगी तो फिर तो खत्म। स्वीकार कर लिया हो, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक। इस पे कोई प्रावधान नहीं है कि महाभियोग उस पर लगाया जा सकता है। तो बात तो यहाँ इनके हटाने की हो गई। हटाने की तो बात हमने कर ली, लेकिन अब इनके चुनने की भी, सिलेक्शन की भी तो बात कर लें, ठीक। तो बात करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। वही एकल मत संक्रमणीय प्रणाली राष्ट्रपति जैसे। यह चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग चुनाव होता है इसमें केवल संसद के दोनों सदन ही भाग लेते हैं। कह रहा है इसमें सिर्फ संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। विधानमंडलों की कोई भूमिका नहीं होती, विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ संसद के दोनों सदन होंगे, ठीक। राष्ट्रपति पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। जो उपराष्ट्रपति होता है उसको शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। कहता है सुनो, मौका पड़ने पे तुम मेरे पद पे आ सकते हो, ये काम करना चाहिए, ठीक है ना। शपथ खाओ, कसम खाओ और सबके सामने और शपथ लो। शपथ मतलब वही कसम कि हम भारत की सेवा करेंगे, हम ईमानदारी से, ये है वो जो भी है, ठीक, करते हैं ना, वही देखा होगा शपथ समारोह में आपने कभी टीवी वगैरह पे। तो अब हम बात कर लेते हैं, तो अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव की।
उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। यह चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न होता है। इसमें केवल संसद के दोनों सदन ही भाग लेते हैं। विधानमंडलों की कोई भूमिका नहीं होती है। उपराष्ट्रपति पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया अभी कि वो राष्ट्रपति से थोड़ा सा अलग होता है इनका चुनाव, सिर्फ 2 ही सदन इसमें भाग लेते हैं। विधानमंडलों का कोई इसमें योग या भूमिका नहीं होती है। उपराष्ट्रपति पद की शपथ भारत का राष्ट्रपति उन्हें दिलाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के कार्य तथा शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में सदन में कार्यवाही चलाता है। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और वहाँ सदन में कार्यवाही चलाता है, जो भी वहाँ पे देखभाल होती है। राष्ट्रपति की मृत्यु पर, राष्ट्रपति के त्यागपत्र पर, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति पर, राष्ट्रपति को हटाए जाने पर अथवा किसी लंबी बीमारी होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। मतलब ऐसी कोई सी भी इनमें से सिचुएशन होती है तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पे आ जाता है और उसकी सैलरी उसे मिलने लगती है। आगे हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री तो पता ही है, जो इलेक्शन होता है बहुमत पूर्ण बहुमत से आते हैं, इसलिए उनका नेता होता है। जैसे ही वह बहुमत खो देता है वह अपना पद भी खो देता है। अगर लोग उसको सपोर्ट करना, प्रधानमंत्री मानना छोड़ दें, ठीक है ना, प्रधानमंत्री ना माने, उसको सपोर्ट ना करे, तो वो क्या होगा, उसकी सरकार भंग हो जाएगी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान ही तय करता है। जो मंत्रिपरिषदों का हेड होगा वही प्रधानमंत्री को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। उनके सलाह से वो उन्हें माना जाता है कि फला आदमी या कोई सा भी व्यक्ति वो प्रधानमंत्री के लिए सेलेक्ट होगा। कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री ही विभिन्न मंत्रियों के पद स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। अब उसके बाद प्रधानमंत्री तो चुन लिया, तो प्रधानमंत्री अब सबको क्या करता है, अपना अपना उनका जो कार्य क्षेत्र होता है उनको बांटता है, उस क्षेत्र का उन्हें मंत्री घोषित करता है। इसी कारण वह मंत्रिपरिषद का प्रधान भी होता है। अब जब सबको काम देता है तो इसीलिए उसे क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद का उसे हेड मान लेते हैं, प्रधान मान लेते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। चाहे प्रधानमंत्री हो या संसद के कोई से भी मंत्री हो, ये किसी न किसी क्षेत्र के मंत्री या संसद के सदस्य एमएलए होना जरूरी है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा। अगर सपोज करो, अगर किसी नए चेहरे को हमने प्रधानमंत्री या मंत्री बना दिया तो उसे 6 महीने के अंदर वहाँ का बहुमत घोषित करना पड़ेगा। मतलब वहाँ की सीट का वो सांसद बनना उसे ज़रूरी है। तो इलेक्शन होगा, फिर वहाँ से क्या होगा, अगर वो जीतता है तो वो कंटिन्यू 6 महीने के बाद उस पद पे रहेगा, अर्थात उसे हटा दिया जाएगा, अन्यथा हटा दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद का आकार कितना होना चाहिए, जो मंत्रिपरिषद है उसका आकार कितना हो, साइज कितना हो, तो उसके हिसाब से बताएंगे। संविधान के 91वें संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यसभा राज्यों की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि जो मंत्रिपरिषद का है वो राज्य और लोकसभा के दोनों का मिला के कह रहे हैं कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति सामूहिक, मतलब एक तरफ से सबको मिलकर जवाबदेही होगी। इसका अर्थ यह है जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। समर्थन खत्म, अविश्वास पत्र उसके प्रति अगर दाखिल हो गया तो वो भंग हो जाएगी। यह सिद्धांत मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसमें कहना है अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अगर अविश्वास पत्र घोषित कर दिया गया तो क्या होगा, सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का स्थान सरकार के सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री का जो स्थान है सरकार का सर्वोपरि हेड है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण कर लेता है।
जब जो प्रधानमंत्री बनता है अगर वो उसकी शपथ ग्रहण कर लेता है उस दिन से वो अस्तित्व में आ जाती है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अगर जो प्रधानमंत्री है, हेड ऑफ द मिनिस्ट्री में, अगर वो ख़त्म हो जाता है या एक्सपायर कर जाता है या फिर वो रिज़ाइन कर देता है तो पूरा सरकार भंग हो जाती है, सरकार ख़त्म हो जाती है। फिर दोबारा से इलेक्शन होगा और फिर नई सरकार आती है। या तो फिर ऐसी भी कंडीशन है कि अगर प्रधानमंत्री की जगह कोई, अगर उनके पार्टी मेंबर ही अगर सब सहमत हैं, कोई किसी को प्रधानमंत्री का चेहरा दिया, ठीक है, तो वो तो उसकी कार्यभार संभाल लेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि उसे कोई वैल्यू नहीं होता। जैसा कि अगर देखोगे ये प्रधानमंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री सरकार की धुरी, जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार की धुरी होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम करता है। जैसे जो प्रधानमंत्री होता है एक मीडिएटर का काम करता है, ठीक है ना। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक, और ये हमारे संसद के जो पार्लियामेंट कह सकते हैं, पार्लियामेंट के मंत्री। अब ये इनके बीच में इंटरफेयर ये करता है जो एक पुल का काम करता है सबको जोड़ने के लिए, ठीक है ना, बीच में मीडिएटर हो जाता है, सेतु का काम कर रहा है। इधर से कोई बात है तो ये आगे यहाँ बता देता है, यहाँ से पास करके यहाँ कर देता है, यहाँ मतलब जनता के प्रति भी ये जनता से जुड़े रहते हैं, यहाँ सारा काम करके ये आगे बता देता है। इनकी गाइडलाइन इनको पास करता है, यहाँ से यहाँ कराता है, ठीक है ना। तो ये मीडिएटर का काम करता है। वह संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करता है। वो राष्ट्रपति को सारी डिटेल देता रहता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों के स्रोत। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण होता है। लोकसभा का नेतृत्व करता है। मीडिया तक पहुंच होती है। इसकी चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार होता है। व्यक्तिगत मतलब उसका पावर होती है जो उसका उभार करता है, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्रीय नेता की छवि होती है। जो इंटरनेशनल हो गया उसमें जाता है तो वहाँ वो देखा ही होगा, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हमेशा विदेशी यात्रा लगभग आते जाते रहते हैं, विदेशों में यात्रा करते रहते हैं, सम्मेलनों में जाते रहते हैं। तो वहाँ उसके एक नेता की अलग ही राष्ट्रीय नेशनल लेवल के लीडर हो जाते हैं। अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य, अधिकारी जो वर्ग होते हैं उनका आधिपत्य होता है, उस पर जैसा कहेंगे वैसा गाइडलाइन करते हैं वो। और विदेशी यात्राओं के दौरान नेता की छवि, पॉकेट बॉक्स, ठीक है, ये सारा इनकी पावर। गठबंधन की सरकारों की वजह से प्रधानमंत्री की शक्तियों में काफ़ी परिवर्तन आया है, ठीक है। अब गठबंधन मीन्स मतलब अगर जब तुम्हें यहाँ चाहिए लगभग 200 सीट पूरी होनी चाहिए, ठीक है, तुम्हारे पास 150 है, एक के पास 50 सीट है, अब तुम्हारे पास 200 सीट है ही नहीं तो तुम नहीं बन सकते। इसलिए क्या करोगे, इसको मर्ज कर लेते हो, अपने में हो जाती हैं 200 और तुम हो जाते हो प्रधान, ठीक है। तो इस तरह से वो 200 सीट पूरी हो जाती है। तो उनके गठबंधन से मिला के पूरी सीटें पूरी होती हैं। तो अब क्या होता है कि अब जब अगर उन्होंने समर्थन वापस ले लिया तो तुम्हारी 200 सीट में से अगर 50 हमने माइनस कर दी तो ये बच गई 150, और 150 हो गई तो सरकार भंग हो जाती है, ठीक। उन्नीस से भारत में हमने गठबंधन सरकारों का युग देखा है। 1989 से तब से गठबंधन सरकारें चली आ रही हैं। इनमें से कुछ सरकारें तो लोकसभा की पूरी अवधि तक भी सत्ता में ना रह सकी। ऐसे में प्रधानमंत्री का पद उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना एक दल के बहुमत वाली सरकार में रहता है। अब जाहिर सी बात है, जब उनके खिलाफ कोई काम करोगे, कोई ऑब्जेक्शन में काम करोगे, वो नहीं मानेंगे और क्या करेंगे, समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार तुम्हारी अपने आप गिर जाएगी। जैसे अगर ये छत है, 1 2 और 3 और 4 पिलरों पे खड़ा है, ठीक है ना, और एक ये है, ये कह रहे हैं कि अगर ठीक हमारी बात नहीं मानोगे तो हम हट जाएंगे, और ये हट गए यहाँ से। हटने के बाद क्या हुआ, पूरी छान छप्पर तुम्हारी ज़मीन पे आ जाएगी, ठीक है, तब छत नहीं रहेगी, फ्लोर बन जाएगी। तो ऐसा ही समर्थन में भी होता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों में आए बदलाव। अब देखेंगे हम कि शक्तियों में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या परिवर्तन कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी। अब राष्ट्रपति की ज़्यादा इंटरफेयर हो गया, राष्ट्रपति ज़्यादा उसमें सजेशन करने लगे। राजनीतिक
सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी, प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगा और सहयोग दलों के साथ बातचीत तथा समझौतों के बाद ही नीतियां बनती हैं। अब ये सब हुआ क्यों? इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर को यूज़ किया था, इसकी वजह से सब डरे हैं, तो इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री की पावर को लिमिट लगा दी। लोग सोच समझ के आपस में विचार करके तब जाकर प्रधानमंत्री का सिलेक्शन करते, तो सोच विचार के ही ये क्या करते हैं, प्रधानमंत्री का सिलेक्शन चुनाव करते हैं या किसी को भी चुनते हैं कि ये प्रधानमंत्री हमारा जो अगर हमारी सरकार जीतती है, हमारी सरकार बनती है, तो उसके बाद ये व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री होगा। राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप, अब राज्यों में जो कार्यपालिका है उनका क्या स्वरूप है? राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल जो है वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। जो मुख्यमंत्री होगा वो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होगा। बाकी सभी सिद्धांत वही हैं जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू होती है। बाकी सारा प्रोसेस वही होता है जो केंद्र सरकार में होता है। उसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही, सिविल सर्विस। कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं। सिविल सर्विस, ठीक, नागरिक सेवा में वही जो होते हैं डीएम, कलेक्टर, एसडीएम, आईपीएस वगैरह सारे इसी में आते हैं। नौकरशाही में सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा अन्य उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। ठीक है। अब नौकरशाही जो लोग होते हैं सरकार के स्थायी कर्मचारी होते हैं। स्थायी कर्मचारी में क्या होता है कि वो पढ़े लिखे होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, हर एक चीज़ में काफ़ी अच्छे यह स्थायी कर्मचारी होते हैं। इनकी जो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, हर एक चीज़ की इनकी ट्रेनिंग होती है, इनको एग्ज़ाम होता है लगभग बहुत कठिन। जो हमारे इंडिया की सबसे कहते हैं ना सबसे टफेस्ट जो इंडिया का जो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है वो है ये आपका जो नौकरशाही नौकर है ना, नौकरशाही वाला, सिविल सर्विस वाला कह सकते हैं उसको, सिविल सर्विस का, ठीक है ना, ठीक। जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, कौन कराती है? यूपीएससी, ठीक। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और पूरा मतलब इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम इसको माना जाता है। तो इतना मतलब प्रशिक्षित लोग होते हैं, इनको पढ़ाया लिखाया जाता है अच्छे से, मतलब ट्रेनिंग होती है सब कुछ के बाद तब इन्हें सेलेक्ट किया जाता है। नौकरशाही में सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को कानून बनाने में तथा उन्हें लागू कराने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ हैं। प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में मदद करे। मतलब जो इनका कार्यकाल होता है वो स्थायी है, इसीलिए इन्हें स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। जो नेता मंत्री हैं वो तो सरकार बनती है, फिर उसके बाद चली जाती है 5 साल के बाद, लेकिन जो काम चल रहा होता है, विकास का काम चल रहा होता है और भी जो काम होता है, ये इन्हें बराबर समझाते हैं कि ये ऐसी सेवा है, ऐसा योग है, इसको करना चाहिए और इसको नहीं करना। अगर वो कुछ नया बदलाव लाते हैं तो उसमें वो हर रास्ता उनको बताते हैं कि ये ऐसा होगा, इस जरिए से हो जाएगा, तो उनका काम को आसान कराते हैं। नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव, कह रहे हैं नौकरशाही जो होती है उसके सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएँ, प्रांतीय सेवाएँ, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी और प्रबंधीय अधिकारी सम्मिलित रहते हैं। इसमें भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को सौंपा गया है।
ठीक है। तो यही जो बताया था अभी हमने, ये जो एग्ज़ाम लेती हैं इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है लोक सेवा आयोग। उसके बाद आता है लोक सेवा आयोग। यूपीएससी का जो काम है एग्ज़ाम कराना, उसको इंटरव्यू लेना, उनका मेंस रिटर्न सारा करा के, उनकी ट्रेनिंग करा के तब जाके उन्हें सौंपती है सरकार को। ऐसी ही लोक सेवा आयोग राज्यों में ही बनाए गए हैं। राज्यों में भी क्या है, पीसीएस, ठीक, ये बनाए गए हैं लोक सेवा आयोग, जिन्हें हम राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है, जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब इनको जो कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। जैसा कि आपने अभी एक केस सुना होगा एसडीएम का, ठीक है, तो उसको हाई कोर्ट द्वारा जब वहाँ पे अपील करेंगे तो उन्हें किसी भी केस में अगर घोटाले में पाया जाता है तो उन्हें निरस्त कर देते, मतलब कुछ भी अगर उनके खिलाफ कोई ऐसा ऑब्जेक्शन होगा तो अगर सही पाया गया तो उन्हें हटा दिया जाता है। लोक सेवाओं की नियुक्ति दक्षता या योग्यता के आधार बनाकर की जाती है। इसमें जो इनकी जो भर्ती की जाती है, इनके पढ़ाई के ऊपर ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, तब इन्हें सेलेक्ट किया जाता है। संविधान ने पिछड़े वर्ग के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया है। सभी को, मतलब हर वर्ग को इसमें क्या है कि सिलेक्शन पाने के लिए मौका दिया है। इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। अब संविधान क्या है कि इन लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा दे रखा है, जिससे कि ये लोग छूट प्राप्त कर जाएं, एजुकेशन में हो, चाहे फिर परसेंटेज की अगर बात की जाए, खैर परसेंटेज का तो कोई मायने नहीं होता इसमें, लेकिन क्या है कि एज वाइज इसमें रिलैक्सेशन दी जाती है। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, अब इसको भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसा कि अखिल भारतीय सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवाएं, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय सीमा शुल्क, जैसे कि फॉरेन मिनिस्ट्री वगैरह दे रखा है, फॉरेस्ट मिनिस्टर बना रखा है, और अगर फॉरेन मिनिस्टर बना सकता है तो उसमें भी मतलब अलग अलग तरह की इनकी पोस्ट है। प्रांतीय सेवाएं, डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। किसी जिले का जिला अधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, और ये समानता IAS स्तर का अधिकारी होता है, ठीक है। जो DM होता है, कलेक्टर होता है, उसे IAS अधिकारी कहा जाता है। लास्ट में है पॉकेट वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता और संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता और संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाता, ऐसी स्थिति में वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। जैसे अगर राष्ट्रपति को कोई चीज़ दी जाए साइन करने के लिए, जब वो साइन करता है तभी पारित होता है। अगर कुछ ना करे और ना ही वो वापस भी भेजे कि हाँ इस पर पुनर्विचार किया जाए, या फिर वो अपने पास ही रख ले, तो ऐसे में क्या कहेंगे उसको, वो पॉकेट वीटो की पावर को इस्तेमाल करता है, ठीक है, जो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत आता है संविधान में, ठीक। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।